नमस्कार। एमए हिंदी के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने एक वीडियो कार्यक्रम MHD4 से संबंधित लेकर आया हूं, जिसमें आज हम समकालीन हिंदी नाटक के बारे में बातचीत करेंगे। आपके इस पाठ्यक्रम में आपने 4 बड़े नाटक पढ़े हैं और 2 छोटे नाटक भी पढ़े हैं, यानी कि आपने अंधेर नगरी पढ़ा है, स्कंदगुप्त पढ़ा है, आपने जो है अंधा युग पढ़ा है और आधे अधूरे पढ़े हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का, अंधा युग धर्मवीर भारती का और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इसके अलावा आपने 2 नाटक और पढ़े हैं, एक एकांकी नाटक और एक नुक्कड़ नाटक। एकांकी नाटक जो है वो भुवनेश्वर का लिखा हुआ तांबे के कीड़े है और नुक्कड़ नाटक जो है वो जननाट्य मंच का औरत है, जो सामूहिक रूप से लिखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ नाटक आपने पढ़े। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास MHD 6 में हिंदी नाटकों के विकास पर हो सकता है कि कुछ कार्यक्रम देखे हों। अगर आपने हमारे जो पाठ्यक्रम छपे हुए हैं उन्हें पढ़ा हो तो वहाँ भी हिंदी नाट्य परंपरा पर एक अलग से इकाई है। हम आज जो हमारे हिंदी के नाट्य परंपरा है, नाटकों की परंपरा है, आधुनिक नाटकों की जो परंपरा है उस पर विचार करेंगे, खास तौर पर समकालीन हिंदी नाटकों पर। हिंदी नाटकों की जो परंपरा शुरू होती है वो 19वीं शताब्दी से होती है। वैसे भी आधुनिक साहित्य आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी से शुरू होता है और इसकी शुरुआत जो होती है, वैसे नाटकों की शुरुआत हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर विचार करने से पहले थोड़ा सा विचार करें पारसी रंगमंच के नाटकों पर। पारसी रंगमंच के नाटक जो है 19वीं सदी में भारत में खेले जाने लगे थे। मुख्य रूप से बम्बई, उसका मुंबई जिसे आजकल कहते हैं, वो उसका मुख्य केंद्र था। और पारसी रंगमंच इसलिए कहा जाता था कि शुरुआत में ये नाटक, जिन लोगों ने इन नाटकों को खेलने के लिए थिएटर बनाए या नाटक मंडलियाँ बनाई, वो पारसी लोग थे और इसलिए उन्हें पारसी थिएटर या पारसी रंगमंच कहा जाने लगा। ये पारसी रंगमंच एक तरह से 1850 से लेकर 1930 तक इसका लगभग समय है, करीबन आप समझिए 80-90 साल का समय है। और इस दौरान में हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, कई भाषाओं में ये पारसी रंगमंच खेले जाने लगे। धीरे धीरे ये हिंदी, उर्दू में ज़्यादा खेले गए और ये पूरे भारत में खेले जाते थे, खासतौर पर उत्तर भारत में तो बहुत इन्हें देखा गया। तो इस तरह से ये पारसी रंगमंच के जो नाटक हैं उनके बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि यही परंपरा है जो एक तरह से शहर केंद्रित, रंगमंच केंद्रित नाटकों की शुरुआत करता है हिंदुस्तान में। नहीं तो संस्कृत नाटक के बाद एक लंबे समय तक, कई सैकड़ों सालों तक हिंदुस्तान में रंगमंच पर नाटक खेला जाना लगभग बंद हो गया था। लोकनाट्य थे, लोकनाट्य परंपराएं थी और वो बदस्तूर चल रही थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। जो 25-26 तरह के लोकनाट्य रूप हैं हमारे यहाँ भारत के लगभग हर क्षेत्र में, वो नाटक खेले जाते थे। लेकिन रंगमंच पर नाटक खेलने की जो समृद्ध परंपरा में संस्कृत में मिलती है, वो एक तरह से पूरे मध्य युग में नहीं दिखाई देती। उसके क्या कारण है उस पर हम यहाँ पर विचार नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक तरह से रंगमंच केंद्रित नाटक की फिर शुरुआत हुई और उसका श्रेय काफ़ी हद तक पारसी थिएटर को जाता है। पारसी थिएटर के नाटक मनोरंजन के लिए होते थे, मन बहलाव के लिए होते थे। उनमें जो कथाएं हैं वो ऐतिहासिक, पौराणिक, रोमांटिक कथाएं होती थी
और आमतौर पर सामाजिक समस्याओं को लेकर नाटक कम लिखे गए। जैसे नल दमयंती की कहानी उसमें पेश की जा रही है, महाभारत की कहानी, लैला मजनू की कहानी, तो इस तरह की कहानियाँ पेश की जाती थी जो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थी। लेकिन उनके द्वारा हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आमतौर पर नहीं प्रस्तुत किया जाता था, और वो इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जाता था क्योंकि वो मनोरंजन के लिए थे, लिखे गए नाटक थे और खेले जाते थे। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पारसी थिएटर के नाटक जो है बिल्कुल भी सामाजिक समस्याओं को लेकर नहीं लिखे गए। आगा हसर कश्मीरी का जो यहूदी की लड़की नाटक है वो दरअसल है तो यहूदी समाज के बारे में, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के आपसी संबंधों को व्यक्त करने वाला नाटक है, और एक तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच एकता को एक तरह से यह रेखांकित करता है। ये कहता है कि अगर किसी समाज को जिंदा रहना है तो उसके विभिन्न समुदायों के बीच में जो है वो एकता होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू की परंपरा से आए हुए नाटककार ज़्यादा थे, लेकिन इसकी भाषा जो थी वो इस तरह की थी कि अगर जैसे नारायण प्रसाद बेताब एक बहुत ही प्रसिद्ध पारसी थिएटर के नाटककार थे और वो उर्दू परंपरा से आए थे, जैसा कि उनके उपनाम से भी मालूम होगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि महाभारत जो नाटक उन्होंने लिखा, उस महाभारत के संवाद जो है वो महाभारत के अनुरूप है, यानी कि उसमें उर्दू ज़बरदस्ती नहीं घुसाई गई है या अरबी फारसी के शब्द नहीं घुसाए गए। तो विषय के अनुसार उसमें जो है भाषा का प्रयोग किया जाता था, और भाषा आमतौर पर बोलचाल की भाषा होती थी। दूसरी बात यह है कि पारसी रंगमंच के नाटकों में गीतों का बहुत प्रयोग होता था, डांस का, नृत्य का बहुत प्रयोग होता था, और संवाद भी जो है वो बहुत लाउड होते थे। ये सब विशेषताएं आप बाद में देखेंगे कि हिंदी का जो लोकप्रिय सिनेमा विकसित हुआ, जिसकी परंपरा दरअसल पारसी थिएटर से जुड़ती है, उसमें भी हम ये सब विशेषताएं देखते हैं शुरू के दशकों में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पारसी रंगमंच जो एक व्यावसायिक रंगमंच था, मनोरंजन के लिए था, और इसे हिंदी साहित्यकार बहुत अच्छी परंपरा नहीं समझते थे। इसे नाटकों की साहित्यिक परंपरा के लिए खतरनाक समझते थे। उसकी तीखी आलोचना भारतेंदु से लेकर जयशंकर प्रसाद तक सबने की। शुरुआत नाटकों की जो है साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु युग के लगभग सभी भारतेंदु मंडल के लेखक थे, उन्होंने नाटक लिखे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटक लिखे, पौराणिक विषय पर, ऐतिहासिक विषय पर, धार्मिक विषय पर। भारतेंदु की विशेषता यह थी कि उन्होंने नाटकों पर शास्त्रीय ढंग से विचार भी किया। उन्होंने नाटक नाम का एक लंबा लेख भी लिखा, और इसी तरह से उन्होंने एक नाटक मंडली भी बनाई और खुद नाटक का मंचन भी किया नाटकों का, और अभिनय भी किया। तो वो इस बात को समझते थे कि अगर अच्छे नाटक लिखे जाने हैं तो उसका रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना बहुत ज़रूरी है। रंगमंच पर प्रस्तुत करने पर ही नाटक सफलता मिलती है। नाटक पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि नाटक खेलने के लिए होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जिन्होंने बहुत तरह के नाटक लिखे। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर लिखे, उन्होंने समकालीन विषयों पर भी नाटक लिखे। बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, लाला श्रीनिवास दास थे, राधाचरण गोस्वामी थे। ये उस युग के प्रमुख नाटककार थे, और बहुत सारे नाटक जो है वो रिवाइवलिस्ट किस्म के हैं, अंधराष्ट्रवादी भी है, पुनरुत्थानवादी भी है, लेकिन निश्चित रूप से नाटकों की शुरुआत की। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दौर नाटकों का आता है वो है जयशंकर प्रसाद का समय। प्रसाद युगीन नाटक, ये जो आप कम से कम समझ सकते हैं कि 1910 से लेकर 1935-40 तक का समय है, वो जयशंकर प्रसाद का समय है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत तरह के नाटक लिखे।
जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में जैसा आप स्कंदगुप्त पर बातचीत करते हुए सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रसाद के नाटक जो है वो रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए। उनका यह मानना था कि नाटक जो है वो रंगमंच के अनुसार नहीं होने चाहिए, बल्कि रंगमंच को नाटकों के अनुसार होना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी ये मान्यता जो है वो शायद संस्कृत नाटकों की परंपरा के कारण है, या जो भी हो, क्योंकि वो पारसी नाटकों को पसंद नहीं करते थे, पारसी रंगमंच को। इसलिए उन्होंने जो इस तरह के नाटक लिखे, वो नाटक जो है उन्हें रंगमंच पर खेलना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण। क्योंकि उनके, अब जैसे स्कंदगुप्त को जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें 25 से ज़्यादा पात्र हैं। एक नाटक में 25 पात्रों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरह से उसमें 5 अंक हैं, लेकिन 5 अंक के साथ में प्रत्येक अंक में 6 या 7 दृश्य हैं, यानी कि कुल 33 दृश्य हैं। अगर आप एक नाटक को मंच पर खेलेंगे तो उसके 33 दृश्यों का मतलब है 33 बार वो बीच में रुकेगा, और एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जब वो वापस शुरू होगा तो बीच में कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे। तो वो नाटक जो 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए, हो सकता है कि 6-7 घंटे में भी समाप्त होना मुश्किल हो। और उसके साथ क्या दिक्कत है कि उनके जो नाटक हैं उनके दृश्य बदलते रहते हैं। कभी एक जगह नाटक चल रहा है, राज दरबार में चल रहा है, फिर वो सड़क पर मतलब युद्ध के मैदान में आ जाता है, कभी जंगल में चला जाता है। अब हर बार अगर दृश्य में इस तरह के परिवर्तन हों तो निश्चित रूप से आपको रंगमंच की जो साज सज्जा है वो भी उसके अनुरूप करनी होगी। फिर उसमें जो रंग संकेत दिए गए हैं वो रंग संकेत भी इस तरह के हैं, जैसे एक रंग संकेत में जो है बाढ़ आ जाती है और सारे पात्र बह जाते हैं। अब आप मतलब बाढ़ आ जाए या बहुत तेज़ी से पानी आ जाए और सारे पात्र बह जाए, उसे रंगमंच पर कैसे दिखाएंगे? ये फिल्म में तो संभव है, लेकिन रंगमंच पर दिखाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर युद्ध के दृश्य, वह युद्ध जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, उसे आप रंगमंच पर नहीं दिखा सकते, लेकिन उस नाटक में 2-3 बार युद्धों के दृश्य आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जयशंकर प्रसाद जो हमारे नाटकों के लेखक के तौर पर साहित्यिक नाटक लिखने वाले सबसे बड़े लेखक माने जा सकते हैं, सबसे बड़े नाटक, लेकिन उनके नाटक जो हैं वो रंगमंच पर उन्हें खेलना निश्चित ही असंभव ना माने तो भी चुनौतीपूर्ण तो था ही। जयशंकर प्रसाद के बाद में दूसरे महत्वपूर्ण नाटककार हुए लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनके नाटकों में बौद्धिकता का बड़ा बल था और वो इब्सन आदि लेखकों से प्रभावित थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर आदि। उनके समय में और भी नाटककार थे, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंदास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब जो नाटककार थे, इनके नाटक ज़्यादातर खेले नहीं गए। इन्हें साहित्यिक रचनाओं की तरह पढ़ा गया, क्योंकि आज़ादी से पहले जिसे हिंदी रंगमंच कहते हैं, उस हिंदी रंगमंच का विकास एक तरह से नहीं हुआ। कहीं इक्का दुक्का कुछ हुआ हो तो उसे कहना बड़ा मुश्किल है, और उसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव भी नहीं हुआ। लेकिन सचमुच जिसे हिंदी रंगमंच कहते हैं, उसका काफ़ी हद तक विकास जो है वो आज़ादी के बाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हिंदी रंगमंच का विकास नहीं हुआ। भारतेंदु ने इसकी जो कोशिश की थी वो कोशिश आगे नहीं बढ़ी, और पारसी रंगमंच के प्रति जो पूर्वाग्रह था, इसके कारण हिंदी के नाटककारों ने अपने को पारसी रंगमंच से नहीं जोड़ा। और एक और कारण भी था कि पारसी रंगमंच जैसे ही सिनेमा शुरू हुआ 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से, और जब सवाक सिनेमा आ गया 1930 के बाद में, तो उसके बाद में धीरे धीरे पारसी थिएटर की जो भूमिका थी, उसकी जो उपयोगिता थी,
वो भी समाप्त हो गई और पारसी थिएटर लगभग खत्म हो गया। नाटक बाद में भी खेले गए, जैसे आज़ादी से पहले 1943 में जो भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना हुई, जिसे इप्टा कहा जाता है, उस इप्टा ने बहुत नाटक खेले और अलग अलग भाषाओं में। वो एक अखिल भारतीय आंदोलन था और उसमें बहुत सारे नाटक खेले गए। इसी तरह से बहुत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जो थे, उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स 1944 में स्थापित किया था और वो भी हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर नाटक खेलते थे हिंदी में। पठान उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, किसान उनका एक और प्रसिद्ध नाटक है, और उनके सैकड़ों जो है कहना चाहिए कि सैकड़ों बार मंचन हुआ उनका। तो इस दृष्टि से ये तो नहीं कह सकते कि आज़ादी से पहले रंगमंच नहीं था, लेकिन जितना विकास रंगमंच का भाषा की दृष्टि से जो विस्तार है हिंदी का, अगर हम उसके साथ उर्दू को भी जोड़ दें, हिंदुस्तानी को भी जोड़ दें, तो उसका जो विस्तार है, उस विस्तार को देखते हुए हिंदी रंगमंच का उतना विकास नहीं हुआ। यह विकास जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है और उसका कई कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि खुद सरकार ने रंगमंच के विकास के लिए प्रयास किया। नेहरू जी के समय ही दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई और इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हिंदी रंगमंच को विकसित करने में, उसे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। दूसरा यह है कि इस दौर में दूसरी भाषाओं के बहुत सारे नाटकों को, हालांकि इसकी शुरुआत इप्टा ने कर दी थी, लेकिन बाद में और लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे जो नाटक दूसरी भाषाओं में लिखे गए, बंगला में, मराठी में, गुजराती में या और भाषाओं में, दक्षिण की भाषाओं में, उन नाटकों को हिंदी में अनुवाद करके उनको भी खेले जाने की परंपरा शुरू हुई। तो इस दृष्टि से देखें तो आज़ादी के बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हिंदी नाटकों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छे नाट्य निर्देशक उनके माध्यम से सामने आए, बहुत सारे जो है अभिनेता सामने आए। अब अब्राहम इल्का जी जैसे महान नाट्य निर्देशक थे जिन्होंने बहुत ही व्यापक प्रभाव हिंदी नाटकों पर डाला। तो इस लिहाज से देखें तो एक शुरुआत हुई। अब अगर इस दृष्टि से देखें तो 1950 के बाद कुछ ऐसे हिंदी के लेखक सामने आए जिन्होंने जो नाटक लिखे वो नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखे, या जिनके नाटक और उनको खेलने वालों ने मिलजुल कर एक तरह से कहना चाहिए कि नाटकों को ऐसा रूप प्रदान किया जिससे कि उन्हें सफलतापूर्वक खेला जा सका। इसमें 1951 में लिखा हुआ जगदीश चंद्र के द्वारा कोणार्क नाटक था, वो उस कोणार्क नाटक के माध्यम से पहली बार एक ऐसा नाटक सामने आया जिसे रंगमंच पर बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। उसके 3 साल बाद 1954 में धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक जो है वो रंगमंच पर बहुत ही सफलतापूर्वक खेला गया। धर्मवीर भारती का अंधा युग आपके पाठ्यक्रम में भी है। फिर मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में आया, वो भी रंगमंच पर बहुत सफलतापूर्वक खेला गया। इन तीनों नाटकों की विशेषता यह थी कि ये नाटक लिखे जाने के बाद खेले गए और उन्हें मंच पर मंचित किया जाने से लोकप्रियता मिली, न कि नाटक के रूप में, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के नाटक लोकप्रिय हुए पढ़े जाने के बाद। लेकिन ये नाटक खेले जाने के बाद लोकप्रिय हुए और खेले जाने के बाद लोकप्रिय होने के कारण उन्हें पढ़ा भी गया और आज भी उन्हें खेला जाता है। आषाढ़ का एक दिन या अंधा युग या आधे अधूरे और बहुत सारे जो नाटक और लोगों ने लिखे, उन नाटकों की सफलता यही है कि वो रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले गए। इसी दौरान में बहुत सारी ऐसे नाट्य निर्देशक सामने आए जिन्होंने हिंदी नाटकों के लिए अपने संगठन बनाए, अपनी संस्थाएं बनाई। जैसे जो बाद में फिल्म अभिनेता भी बने, ओम शिवपुरी, उन्होंने दिशांतर नाम की एक संस्था बनाई थी। बहुत सारे लोग, बंसी कौल हैं, राम गोपाल बजाज हैं, बहुत सारे जो बड़े नाम हैं, उन सब लोगों ने अपने नाटक मंडलियाँ बनाई
और उन्होंने नाटक खेले। ये नाटक जो है, इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो यह नाटक जो है वो बहुत साफ तौर पर अपने समय की समस्याओं से जुड़े हुए नाटक थे। जैसे आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है, कालिदास, संस्कृत के कवि कालिदास के जीवन पर आधारित। लेकिन इसमें जो समस्या उठाई गई है राजाश्रय की, यानी कि एक कवि को राज्य का आश्रय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वह उसकी रचनात्मकता के लिए सही होगा या गलत होगा, यह जो विषय है, ये जितना कवि कालिदास के समय के लिए सही है या प्रासंगिक है या नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक वो मोहन राकेश के अपने समय में था। मोहन राकेश के समय में यह सवाल लेखकों के सामने था कि क्या लेखकों को राजसत्ता के साथ जुड़ना चाहिए या उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। तो यह एक बड़ा प्रश्न था। इसी तरह से आप देखेंगे कि अंधा युग, अंधा युग की कथा जो है महाभारत के, जो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, उसके 17वें दिन की कहानी है, 17वें और 18वें दिन की कहानी है, और इसके माध्यम से महाभारत की कथा कही गई है। लेकिन दरअसल उसके पीछे जो कथा है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की परिस्थितियां बन गई थी, उन परिस्थितियों से प्रेरित नाटक है। जिस तरह से कौरव और पांडव आपस में लड़े, वैसी ही परिस्थितियां सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में बनी, जब एक समाजवादी शिविर बना, एक साम्राज्यवादी शिविर बना। एक का नेता अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ था, और उनके बीच में जो टकराहट थी वो एक नई युद्ध की जो है शुरुआत का भय पैदा कर रही थी। तो एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वार जिसका विनाश हुआ, जो विनाश हुआ, आप देखेंगे कि हिरोशिमा नागासाकी का जो विनाश हुआ वो कहीं ना कहीं इस महाभारत की कथा के पीछे भी है। तो पूरा नाटक महाभारत की कथा पर आधारित होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा प्रासंगिक है कि उसे समझने में नाटक देखने वालों को कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसी तरह से आधे अधूरे नाटक जो है वो महानगर में जो नया मध्य वर्ग उभर रहा था, उनकी जो पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं थी, उनको लेकर वो नाटक लिखा गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अपने समय से जुड़े हुए बहुत ही यथार्थपरक नाटक हैं, लेकिन प्रयोगधर्मी नाटक भी है। अब जैसे प्रयोग आप देखेंगे कि जो अंधा युग नाटक है वो काव्य नाटक है, काव्य रूपक समझ लीजिए, गीति नाट्य समझ लीजिए। उसके सारे जो संवाद हैं वो कविता में है, वो गद्य में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो नाटक बहुत ही प्रभावशाली है। बिल्कुल जैसे अभी हमने चर्चा की थी नुक्कड़ नाटक की, औरत के नुक्कड़ नाटक में एक लंबी कविता उसमें इस्तेमाल होती है और कई जगह संवाद जो हैं वो काव्यपरक है। इसी तरह से पूरा अंधा युग जो है उसके संवाद काव्यपरक है, कविता की तरह है। उसे आप नई कविता की भी रचना मान सकते हैं और नाटक भी मान सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का प्रयोग है। उसके अंदर जो चरित्र हैं वो प्रतीकात्मक चरित्र हैं, ठीक है, लेकिन प्रतीकात्मक चरित्र जैसे आपने तांबे के कीड़े में देखा कि तांबे के कीड़े के जो प्रतीक हैं उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो प्रतीक ही है। लेकिन अंधा युग के जो पात्र हैं, चाहे युयुत्सु हों और चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, ये एक साथ चरित्र भी हैं और दूसरी तरफ वो प्रतीक भी हैं, और वो दोनों चीज़ें एक साथ है। और चरित्र के रूप में उनके चारित्रिक विशिष्टता हमारे सामने उभरती है, तो प्रतीकात्मक अर्थ भी हमारे सामने उभरता है। तो ये कई तरह के प्रयोग इसके अंदर, भाषा के स्तर पर, कथानक के स्तर पर, पात्रों के स्तर पर, जैसा मैं बता चुका हूँ आधे अधूरे के अंदर जो 5 पुरुष पात्र हैं, वो 5 पुरुष पात्र को सिर्फ एक अभिनेता के द्वारा खिला जाता है, और कोई भी एक पुरुष पात्र
मंच पर एक समय में केवल एक पुरुष पात्र रहता है, दूसरा पुरुष पात्र नहीं रहता। जब दूसरा जाता है तब मतलब जो एक चला जाता है दूसरा आता है, यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही पुरुष पात्र मंच पर रहता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं भी अटपटा नहीं लगता, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो है कुछ इसमें ढीलापन है नाटक में। तो ये सब विशेषताएं जो है ये इस दौर के नाटकों की विशेषता है कि वो बहुत ही प्रयोगात्मक नाटक है और उसमें तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं। ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, पौराणिक नाटक भी लिखे गए, लेकिन समस्या मूलक और यथार्थपरक नाटक भी लिखे गए, प्रयोग किए गए और तरह तरह के प्रयोग किए गए। और इस लिहाज से अगर इन नाटकों को देखें तो हमें जो है कई तरह के प्रयोग वाले नाटक हमें दिखाई देंगे। कुछ प्रयोगात्मक या प्रयोगधर्मी नाटकों की चर्चा हम कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल का व्यक्तिगत, नरेंद्र कौले का शंभू की हत्या, एक और इस दौर के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार सुरेंद्र वर्मा का आठवां सर्ग या सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, शंकर शेष का अग्निलेख और एक और द्रोणाचार्य, हमीदुल्ला का दरिंदे, गंगा प्रसाद विमल का आज नहीं कल, लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, शुतुरमुर्ग का ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, मुद्रा राक्षस का मरजीवा और तिलचट्टा, रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है। तो आप देखेंगे कि कई तरह के नाटक इस दौरान में लिखे, तरह तरह के प्रयोग हुए, यथार्थवादी नाटक भी लिखे गए, प्रयोगधर्मी नाटक भी लिखे गए और कई तरह के प्रयोग हुए, रंगमंच की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से और चरित्रों की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। एब्सर्ड नाटक भी लिखे गए। ऐसा नहीं है कि एब्सर्ड नाटक सिर्फ भुवनेश्वर ने लिखे हों, विपिन कुमार अग्रवाल ने लिखे, लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखे, तो बहुत तरह के नाटक लिखे गए। लेकिन 7वीं दशक में आकर, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में आकर नाटक के क्षेत्र में साहित्य की अन्य विधाओं की तरह नाटक के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आया। वो यह है कि एक बार फिर से प्रगतिशील और जनवादी लेखन होने लगा। प्रगतिशील और जनवादी लेखन का मतलब है कि जनवादी नाटक इस दौर में लिखे गए। इस जनवादी नाटक की जो इन्होंने अपने को जोड़ा भारतीय जन नाट्य संघ, इप्टा, जो आज़ादी से पहले का संस्थान था, जो अभी चल रहा था कई भारत के कई इलाकों में, उससे अपने उस परंपरा से अपने को जोड़ा है। और इनका उद्देश्य जो था वो लोगों के बीच में राजनीतिक सामाजिक जागृति पैदा करना था। ये एक अखिल भारतीय नाटक कहना चाहिए आंदोलन था, इसलिए इसमें हिंदी में भी नाटक लिखे गए, बंगला में लिखे गए, उर्दू, मराठी और भारत की लगभग सभी भाषाओं में इस दौरान में नाटक लिखे गए। इन्होंने दोनों तरह के नाटक खेले, रंगमंच पर भी नाटक खेले इन्होंने, और कहना चाहिए कि नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत भी एक तरह से जनवादी नाटकों के माध्यम से हुई। ये जो हम जिस नुक्कड़ नाटकों की चर्चा हमने की है वो दरअसल जनवादी नाटक परंपरा का ही हिस्सा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो जनवादी नाटक है उसकी एक लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है। नया उभार जो है वो 7वें दशक से हमें दिखाई देता है। इस दौरान में नए नाटक लिखे गए। इसके अलावा दूसरी भाषाओं में लिखे गए नाटकों के अनुवाद होकर भी हिंदी में नाटक खेले गए, जैसे गिरीश कर्नाड के नाटक, विजय तेंदुलकर के नाटक, बादल सरकार के नाटक इस दौरान में काफ़ी खेले गए। और भी कई सारे लेखकों के नाटक जो है खेले गए। कई पुराने नाटक जैसे अंधेर नगरी कई रूपों में इस दौरान में खेला गया और नया प्रयोग हुआ। इसी तरह से जो साहित्यिक रचनाएं थी, कहानियाँ और उपन्यास आदि, जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ नाट्य रूप में रूपांतरित होकर खेले गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन्होंने 3 काम किए। नए नाटक खेले, लिखे गए, जो पुराने नाटक थे उनको खेला गया, अन्य भाषाओं में लिखे गए नाटकों के अनुवाद किए गए, और जो साहित्यिक रचनाएं थी उनका भी नाट्य रूपांतरण इस दौरान में हुआ।
तो इस तरह से ये जनवादी नाटक जो है उसकी एक परंपरा हमें इस 7वें 8वें दशक में हमें देखने को मिलती है। एक और चीज़ जो हम देखते हैं इस जनवादी नाट्य परंपरा में कि इनका संबंध भी अपने दौर के राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों से बहुत गहरा था, जैसे नुक्कड़ नाटक का था। इस दौर में जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उसी को आमतौर पर इन नाटककारों ने अपने नाटकों का विषय बनाया, जैसे कि किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, बेरोजगारों के आंदोलन, युवाओं के आंदोलन। इसी तरह से जो राजसत्ता का चरित्र है उसको उजागर करना, इसी तरह से मध्य वर्ग के अंदर जो मध्य वर्ग की कमजोरियां हैं उनको सामने लाना, स्त्री जीवन की जो विडंबनाएं हैं उनको सामने लाना, ये सब इन सब विषयों पर इस दौर में तरह तरह के नाटक लिखे गए। और ये जनवादी नाटक की सफलता थी कि उन्होंने इस तरह के नाटक लिखे जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक थे और जिन्होंने जो है समाज में बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी था ऐसे विषयों को उठाना जिससे कि समाज में बदलाव आए और समाज पर प्रभाव हो। इस दौर के जो प्रमुख नाटककार थे उसमें भीष्म सानी, उपेंद्र नाथ अश्क, शरद जोशी, मुद्रा राक्षस, मणिमधुकर, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत आदि बहुत सारे नाटककार हैं। भीष्म सानी का हानुष नाटक जो है या उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, शरद जोशी का अंधों का हाथी, एकता गदा, मुद्रा राक्षस का मरजीवा और तिलचट्टा जिसकी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, मणि मधुकर का खेला पोलमपुर, रमेश उपाध्याय का गिरगिट। ये गिरगिट नाटक जो है रमेश उपाध्याय का, ये दरअसल चेखव की एक कहानी से प्रेरित होकर लिखा गया नाटक है। इसी तरह से पेपरवेट, भारत भाग्य विधाता, असगर वजाहत का नाटक इन्ना की आवाज़ और जिन लाहौर नहीं देखिया, जिन लाहौर नहीं देखा तो बहुत बार खेला गया है और बहुत तरह से खेला गया है और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी खेला गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो नाटक हैं समकालीन हिंदी नाटक, उसका पूरा परिदृश्य जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि हमारी जो नाटकों की परंपरा है हिंदी में उसको हमारे सामने लाता है। नाटक बहुत लिखे गए, नाटककार बहुत हुए, बहुत अच्छे नाटक भी लिखे गए, लेकिन संख्या में कम। जिस तरह की लोकप्रियता आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग या आधे अधूरे को मिली, उतनी लोकप्रियता शायद दूसरे नाटककारों को नहीं मिली। हाँ, कुछ नाटक ज़्यादा खेले गए, जैसे अनुष ज़्यादा खेला गया या रमेश उपाध्याय के गिरगिट वगैरह भी काफ़ी खेले गए, या असगर वजाहत का जिन लाहौर नहीं देखा बहुत अधिक खेला गया। लेकिन कुल मिलाकर हम अगर देखें तो ये हिंदी में हिंदी नाटक की परंपरा जो है वो साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कमज़ोर है। हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से हिंदी में नाटकों उपन्यासों की एक मजबूत परंपरा दिखाई देती है, जिस तरह से कहानियों की एक मजबूत परंपरा दिखाई देती है, जिस तरह से कविता की एक मजबूत परंपरा दिखाई देती है, उतनी मजबूत परंपरा हमें नाटकों की नहीं दिखाई देती। हिंदी में जो नाटककार हैं, जैसे कन्नड़ भाषा के गिरीश कर्नाड का उदाहरण लें, या मराठी के विजय तेंदुलकर का उदाहरण लें, या बंगला के बादल सरकार का उदाहरण लें, इनकी पहचान जो है वो नाटककार के रूप में, और वो नाटककार के रूप में ही प्रतिष्ठित है, और उनके लिखे हुए नाटक बहुत सारी भाषाओं में अनुदित होकर खेले गए। लेकिन हिंदी में अपवाद रूप में शायद हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नाटककार के रूप में जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हिंदी में नाटक लिखने वाले लोग हैं उन्हें कथाकार के तौर पर जानते हैं, कहानीकार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, और ये भी जानते हैं कि भाई वो नाटक भी लिखते हैं। इसी तरह से
असगर वजाहत जिनका बहुत प्रसिद्ध हुआ नाटक, जिन लाहौर नहीं देखा लेकिन वो उपन्यासकार और कहानीकार के तौर पर भी जानते हैं। तो हिंदी में नाटकों की ये जो परंपरा है, ये बहुत नाटक लिखे जाने के बावजूद इतनी मजबूत नहीं है जो जितनी मजबूती की आवश्यकता थी। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह नहीं है कि प्रतिभा की कमी थी, बल्कि इसकी वजह है कि हिंदी में किसी भी कारण से सही रंगमंच उस ढंग से विकसित नहीं हुआ जिस ढंग से हिंदी रंगमंच को विकसित करने की आवश्यकता थी या होना चाहिए था। हिंदी का रंगमंच आज भी जो है अनुदित नाटकों से ज़्यादा लोकप्रिय है। हम इस हिंदी रंगमंच की चर्चा एक अलग कार्यक्रम में करेंगे। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो कुछ बातें मैंने आपके सामने कही है उससे आप समकालीन हिंदी नाटक या हिंदी नाटक की जो परंपरा है आधुनिक युग में, उसकी एक तस्वीर आपके सामने जरूर आई होगी। आप और अध्ययन करें और इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।